हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम टर्म लेंगे वेक्टर। तो वेक्टर्स आर बेसिकली योर डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ व्हीकल इन ऑर्डर टू कैरी योर रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, यानी कि वेक्टर एक आपका ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो आपके टारगेट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर कैरी करके लेके जाएगा। तो जो भी मॉलिक्यूल वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, इट शुड बी हैविंग थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट वन, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि वो टारगेट और होस्ट के रेप्लिकेशन पे या मशीनरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। For that purpose, it should be having certain origin of replication sites. Okay, so for self replication, it needs certain origin of replication sites. Second one is the presence of MCS, that is multiple cloning sites. These are basically the restriction sites for various restriction enzymes. And third one and most important point is the presence of your marker gene. Okay, the presence of marker or selection gene helps you to identify the recombinant from the total cells. Okay, तो जितने भी आपके पास टोटल क्लोन्स बनेंगे उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि उसमें से कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट गया हुआ है। ओके, सो योर मार्कर और सिलेक्शन जीन हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी और रिकॉम्बिनेंट सेल। तो देर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड एज वेक्टर. I have made a tabular version of those molecules along with the insert size. Insert size refer to the total length of DNA fragment that can be inserted in that particular vector molecule. तो कितने लेंथ का फ्रैगमेंट आप ऐड कर सकते हो अपने वेक्टर मोलिक्यूल में, that is its insert size. Okay, so जो प्लाज्मिड मोलिक्यूल है they can have a insert size of less than or equal to 15 kb. Your phage molecule acting as a vector can have up to 20 kb insert size. Your cosmid will be having the insert size in the range of 35 to 50 kb. And your then comes your artificial chromosomes. First one is your BAC, that is bacterial artificial chromosome. It can have insert size in the range of 100 to 300 kb. And your yeast artificial chromosome, it will be having the insert size in the range of 100 to 500 kb. So first we will discuss about the plasmids. So plasmids are the basically your extra chromosomal particle present within the bacterial cell. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट देयर हैव बीन सर्टेन डिस्कवरीज जहाँ पे आपका प्लाज्मिड मॉलिक्यूल हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी प्रेजेंट इन योर ईस्ट सेल. ओके, तो बैक्टीरियल सेल के अलावा आपका जो प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है ये ईस्ट, डेट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई के में भी प्रेजेंट हो सकता है. एंड जो हमें डिफरेंट प्लाज्मिड्स मिलते हैं, दीज आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 1 kb टू 250 kb. ओके, तो जो टोटल प्लाज्मिड का साइज है वो इस पर्टिकुलर रेंज में फॉल करता है, बट आवर रिक्वायर्ड साइज इज दिस वन, दैट इज द प्लाज्मिड मॉलिक्यूल विच इज आइडियल टू बी यूज फॉर द क्लोनिंग पर्पज. इट शुड बी बिलो 10 kb और 10,000 बेस पेयर से कम उसका साइज होना चाहिए. That molecule will be ideal to be used as a cloning vector. तो अब बारी आती है डेफिनेशन की. So plasmids can be defined as the extra chromosomal, double-stranded, circular and self-replicating DNA molecule. Okay? तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, this is the E. coli cell, bacterial cell. As you know that within the prokaryote or bacterial cell, your DNA is not bounded by any membrane and it is present in a free form. And this bacterial DNA which is present in the free form is known as your nucleoid. Okay, so your plasmid molecules are the extracellular, that is outside the main bacterial chromosome, double-stranded, circular, self-replicating DNA molecule present within the बैक्टीरियल सेल. मोस्टली ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, इस करके हम डेफिनेशन में बोल देते हैं दैट दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियल सेल. तो जब भी हम प्लाज्मिड की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड 2-3 टर्म्स आएगी. जैसे फर्स्ट वन विल बी योर कॉपी नंबर, सेकेंड इज योर इंटीग्रेटिव एंड नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड मॉलिक्यूल. तो कॉपी नंबर रेफर्स टू द total number of molecules of individual plasmid
प्रेजेंट विद इन अ बैक्टीरियल सेल, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तरह के प्लाज्मिड के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इट इज़ द कॉपी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो कॉपी नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड विल बी 3। ओके, so copy number refers to the total number of molecules of an individual plasmid present within a bacterial cell। मैं यहाँ पे individual इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी ऑफ दोज टू और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड मोलिक्यूल्स। ओके, बट जैसे कॉपी नंबर की बात है तो ये एक प्लाज्मिड के बारे की एक प्लाज्मिड की ही बात हो रही है यहाँ पे। कॉपी नंबर के हिसाब से योर प्लाज्मिड कैन बी आइदर स्ट्रिंजेंट और रिलैक्स्ड। Stringent plasmid are those which are present in less copy number and relaxed plasmids are those which are present in large copy number, and the non-integrative plasmids are those which are present in the free form, यानी कि उनको मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ वो अटैच्ड या इंटीग्रेटेड नहीं है। and your integrative plasmids are those in which your plasmid molecule gets integrated into the main bacterial chromosome and it is known as the episome। So your integrative plasmids are also known as the episomes and non-integrative plasmids are present in the free form। They have nothing to do with the integration with the main bacterial chromosome। Okay, so there are different type of plasmids which are present and these plasmid molecules provide certain phenotype to that particular bacterial cell in which they are present। तो अगर हम प्लाज्मिड की क्लासिफिकेशन देखें तो दे आर क्लासिफाइड एज एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड्स, क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स। ओके, तो वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है प्लाज्मिड्स की कि वो जो प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरिया को कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, अगर वो पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करा रहा है देन इट इज़ योर विरुलेंस प्लाज्मिड, अगर किसी कंपाउंड को डिग्रेड करवा रहा है देन इट इज़ योर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। तो वो जितने टाइप ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल प्लाज्मिड्स बिकॉज दीज आर नेचुरली प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियल सेल। लेकिन जो नेचुरली प्रेजेंट प्लाज्मिड्स हैं हम उनको डायरेक्टली क्लोनिंग में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें नंबर ऑफ जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं दोज आर लिमिटेड। ओके, तो हम आर्टिफिशियली इंजीनियर करते हैं उन प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स को, डैट मीन्स हम उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट्स ऐड करते हैं या अटैच करते हैं ताकि हम उसको अपनी उसकी एप्लीकेशन को वाइडर बना सकें। ओके, सो यूर this PBr322 it is one of the initially synthesized or artificially prepared plasmid molecule which was used as the vector। तो PBr322 आपका one of the pioneers था जिसको यूज़ किया गया था और बनाया गया था in order to use your plasmid molecule as a vector। तो अब हम बात करते हैं PBr की nomenclature के बारे में and structure के बारे में। So in case of PBr322, P refers to that it is a plasmid molecule, Br refers to the name of the two scientists who discovered this plasmid, that is Bolivar and Rodriguez। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। एंड 322 refers to the numbering in order to differentiate different type of vectors that are synthesized in their lab। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने लैब में अपने 5 या 10 अलग तरीके के वेक्टर मॉलिक्यूल्स बनाए तो उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक नंबर किसी सीरीज का नंबर दिया। ओके, तो इट रेफर्स जस्ट टू प्रोवाइड अ नंबर टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। P refers to the plasmid and Br refers to the name of the scientist। Okay, so this is the diagram of your PBr322 vector। The size is 4361 base pair and we have studied that in order for your plasmid molecule to act as an ideal vector it should be below 10 kb size। Okay, and that means 10,000 base pair। यहाँ पे हमारा साइज आया राउंड अबाउट 4.3 kb और 4361 बेस पेयर। तो इसका साइज हमारे जो रिक्वायर्ड साइज रेंज है उसके अंदर ही फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है प्रेजेंट, दैट इज फॉर इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन जो कि हमारा सिलेक्शन में हेल्प करेगी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल, एंड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिसकी हेल्प से हम उसको ओपन अप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऐड आवर
gene of interest or fragment of interest. Okay, so this completes our plasmid. Now next we will be studying about your phages. तो इन केस ऑफ फाजिस जो मेन हमारा बैक्टीरियोफाज जिसको यूज़ किया गया है डेट इज़ योर लैम्डा फाज. अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे लैम्डा फाज का, इट इज़ बेसिकली हेड एंड टेल स्ट्रक्चर जहाँ पे उसके न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट नोन एज द कैप्सिड. तो इस केस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका लैम्डा डीएनए में डेट इज़ योर डीएनए. तो लैम्डा फाज और लैम्डा जीनोम के दो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जिस पे मेन फोकस किया गया था इन ऑर्डर टू डिज़ाइन और यूज देम एज अ वेक्टर मॉलिक्यूल. फर्स्ट वन वाज योर जीन क्लस्टरिंग एंड सेकंड वाज द प्रेजेंस ऑफ कोस साइट्स. So gene clustering refers the combining or presence of all those genes which perform similar sort of function in a group. यानी कि जितनी भी जीन्स एक तरीके के फंक्शन या रोल प्ले कर रही हैं वो सारे एक साथ क्लब्ड हैं. डैट मीन्स उन सबका स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ एक ग्रुप के वे में हो रहा है रादर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस. तो इस तरह से क्या है कि जितनी भी हमारा किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं वो सारी जीन्स एक साथ प्रेजेंट है और जो जीन्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द वाइल्ड टाइप जीनोम. सो दिस एक्टेड एज अ पॉजिटिव पॉइंट. जीन क्लस्टरिंग आई रिपीट that it is the presence of all those genes which perform similar sort of function in a group together. And second is the presence of oocytes, and these oocytes are very useful because you will get a better idea from this diagrammatic representation. This oocytes refers to the single stranded stretch of around 12 base pair or nucleotides on either end of your लैम्डा डीएनए मॉलिक्यूल. तो जो आपका टोटल लेंथ लैम्डा डीएनए की है उसके एंड्स में 12 न्यूक्लियोटाइड और 12 बेस पेयर का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रेच प्रेजेंट है दैट जिसके कुछ फंक्शंस हैं. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द सर्कुलराइजेशन ऑफ योर लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. यानी कि जब आपका लैम्डा फाज अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर तब उसका लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर फॉर्म में बन जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज oocytes. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ योर oocytes इज इट हेल्प्स इन द सर्कुलराइजेशन ऑफ योर लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द सर्कुलर फॉर्म. सेकंड वन, इट एक्ट एज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ओके, सो इट एक्ट एज द recognition site. It acts as the recognition sites for different restriction enzymes in order to separate out this combined DNA molecule which is formed as a result of circular rolling circle mechanism. Okay, तो rolling circle mechanism से जो ये combined DNA molecule बन रहा है इस पे इन particular co-sites पे आपका restriction enzyme digestion होगा in order to फॉर्म इंडिविजुअल डीएनए फ्रैगमेंट जो कि इंडिविजुअली अपना एक कंप्लीट फाज पार्टिकल बनाएगा. ओके, तो ये जो टोटल डीएनए की सिंथेसिस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, इनकी सेपरेशन हो रही है इनटू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज कोसाइट्स विच आर एक्टिंग एज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कोसाइट्स के दो बेनिफिट है. फर्स्ट, इट इज एक्टिंग or it helps in the circularization of the linear DNA into the circular DNA molecule. Second, it is acting as the recognition sites for the restriction enzymes. Okay, so these are the benefit of your cos sites. Now, different type of vectors have been developed using the lambda genome. अब lambda genome को लेके जो different type of vectors तैयार हुए हैं, those are your insertion vectors and the replacement vectors. In case of insertion vector, your foreign DNA is inserted with minimal change in your wild type genome. यानी कि जो आपका लैम्डा जीनोम का जो इनिशियल वाइल्ड टाइप फ्रैगमेंट था उसमें हम मिनिमम चेंजेस कर रहे हैं और मिनिमम रिमूवल कर रहे हैं फॉर द एडिशन ऑफ योर टारगेट रीजन. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ओरिजिनल साइज है या वाइल्ड टाइप जो जीनोम है उसमें से रिमूवल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. तो जो इंसर्ट हम ऐड कर सकते हैं डेट इज़ ऑफ लिमिटेड रेंज. तो यहाँ पे जो इंसर्ट साइज है डेट इज़ अप टू 10 KB. हम यहाँ पे सिर्फ 10 KB का एक फ्रैगमेंट ऐड कर सकते हैं टू फॉर्म आवर इंसर्शन वेक्टर
and different example of your insertion vector are your lambda zap and lambda gt series. Okay, in comparison to the insertion vector, replacement vectors can have the insert size of larger length. Okay, इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, these are the restriction sites. Within these restriction sites there is the stuffer fragment, यानी कि वाइल्ड टाइप जीनोम में जो रीजन हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज योर स्टफर फ्रैगमेंट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें अपने स्टफर फ्रैगमेंट को रिमूव आउट कर रहे हैं, जिस वजह से हम larger length of fragment can be inserted. Okay, so in case of replacement vector, a large fragment of larger length can be inserted by replacing of your stuffer fragment. अब हम यहाँ पे स्टफर फ्रैगमेंट रिमूव कर रहे हैं और वाइल्ड टाइप जीनोम के अंदर हम लार्जर साइज का फ्रैगमेंट ऐड कर सकते हैं, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ योर रिप्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट वेक्टर्स आर योर लैम्डा एम्बल एंड लैम्डा डैश। ओके, तो यहाँ से हमारा कंपैरिजन बनता है कि अब देखिए आप जो रिप्लेसमेंट वेक्टर है इसमें अप टू 25 kb का फ्रैगमेंट इंसर्ट हो सकता है, वेयर एज इन केस ऑफ इंसर्शन वेक्टर सिर्फ 10 kb तक का हो सकता है। ठीक है, सो यू कैन से इन कंपैरिजन बिटवीन इंसर्शन एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर्स, योर रिप्लेसमेंट वेक्टर्स कैन कैरी अ फ्रैगमेंट ऑफ लार्जर लेंथ इन कंपैरिजन टू योर इंसर्शन वेक्टर्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर phages as a vector molecule. Now coming to the remaining section about the cosmids. Okay, so cosmid are the vector molecules which can carry the insert size in the range of 35 to 50 kb, and cosmid are termed as these are the hybrid vector carrying your bacterial ori sequence plus the cos sequence from the phage DNA. Okay, cos, these are carrying the cos sequences from the lambda genome and the ori sequence required for self replication from the plasmid. So these cosmid are the hybrid vector molecule formed from the phage as well as the plasmid molecule, as it carries the ori sequence from the plasmid and the cos sequence from the lambda phage. And these cosmids are mostly utilized for the formation of your genomic libraries, but there are certain limitations with the use of your cosmid vector molecule. First one is it undergoes, or you can say it shows slower rate of replication. Second is it shows higher recombination frequency. Okay, so this is not required, this recombination is not required, and this cosmid is showing higher rate of or higher frequency of your recombination. And third one, it is unstable within the host. Okay, that means after a number of divisions of the bacterial cell, this cosmid molecule can be lost. That means it will not be transferred to the further progeny of that particular bacterial cell. Okay, so these are certain limitation of your cosmid molecules, but despite of these limitation, it is having wider applicability because it has major advantages in comparison to these limitations. As a result, these are mostly utilized for the formation of your genomic libraries, and this is the example of one of the cosmid vector, that is PJV8. The size of this particular vector is 5.4 kb. It is having the origin of replication sites from the bacterial sequence and the cos sites from the lambda DNA molecule, resulting into the formation of your cosmid vector. And further it carries your ampicillin resistance marker gene along with the restriction site of two of the restriction enzymes. So these are your cosmid vectors which are formed by using the cos sites from the lambda phage and ori sites from the bacteria or plasmid. Next, we will be talking about the phagemids, or these are also termed as the phasmids, PHASMIDS. So these are also the hybrids between the phage and your plasmid, but in this case now it is the hybrid between your filamentous phage. Earlier these are from the lambda phages,
and now it is a combination of your filamentous phage and plasmid, and most common type of your filamentous phage is your M30. Okay, so this plasmid vector is formed by combining the ori region or ori sequences from the plasmid and the F1 ori sequence from the filamentous phage. So this plasmid molecule will be carrying two origin of replication sequences, one from the plasmid for the replication of your double-stranded DNA molecule, and one from your phage, that is F1 ori sequence, for replication of your single-stranded DNA. Okay, so it will be carrying the origin of replication sequences from both the filamentous phage as well as from the plasmid. Now the components of your phagemids are, first one is, in addition it will be having certain basic composition, like it will be having your marker gene selection, it will be having your this origin of replication sequences. In addition to these points, it is having intergenic region or IG region. This particular region is responsible for the packaging. That means this region results in the formation of your packaging signal. As a result, your complete phage molecule will be tagged, or your functional phage molecule will be formed by this particular region. So this region or IG region is added inside this phagemid molecule. In addition to this, a particular gene which code for your phage code is also added in this phagemid molecule. Now your target gene or your gene of interest, which will be coding for a certain protein, it is tagged with the phage code protein. Okay, as a result, whenever your protein or gene will be expressing a particular protein, that particular protein will be expressed on the surface of your phage molecule, and this is known as your phage display technique. So phage display technique is performed with the help of phagemid vector molecule, because your target gene which will be coding for a particular protein, that particular protein will be tagged with this phage code protein. As a result, your target protein will be expressed on the surface of the phage molecule, and this particular thing is known as the phage display technique, as your target protein will be expressed on the surface of the phage molecule. Okay, so the advantages of phagemid molecule over phages is that, first one is it is having higher carrying capacity. Second is it is having high transformation efficiency. For example, if you are transforming 100 cells, you might be having, for example, 70 to 80% cells in which your phagemid molecule or vector molecule is entering. Okay, so it is having comparatively high transformation efficiency in comparison to your phage molecule. Third one, it is more stable in comparison to the phage vector molecule. An example of phagemid is P-MBEL. Okay, so this completes our phagemid molecule. Now we will move on to the artificial chromosomes. These are basically the artificially or in vitro assembled DNA molecules. So artificial chromosomes are the DNA molecules which are assembled in vitro in order to make them suitable to carry a larger fragment or larger insert size. For example, in case of bacterial artificial chromosome, you can add a foreign DNA fragment of this particular range, or insert size can be from 100 to 300 kb. And the components of bacterial artificial chromosome are, first one is presence of antibiotic resistance marker gene, second is the presence of LAC-Z gene for the blue-white selection, in which you will be able to locate your recombinant on the plate. Okay, because your white colonies will be showing all the recombinant ones, and blue colonies will be showing the non-recombinant one, which white ones are those which are recombinant. That means they are carrying your gene of interest. Okay, so LAC-Z selection shows blue-white screening. As a result, you will get your recombinants, or are able to see your recombinants on the plate itself. Next, it is having the promoter sequence of the T7 and sp6 promoters, or it is also carrying your ORIS region for self-replication, and PAR and PARP region. An example of bacterial artificial chromosome is P-Bello BAC11. Now coming to the yeast artificial chromosome, these can have larger insert size in comparison to the BAC, and insert size can be in the range of 100 to 500 kb. And the components of yeast artificial chromosome are
origin of replication of bacterial cell, that is E. coli, origin of replication of yeast, that is autonomous replicating sequences, ARS. Here it will be having oocytes, it will also be having your ARS sequences. In addition to the ARS sequences, it will be having the centromeric as well as the telomeric sequences of the yeast chromosome, and lastly it will be having the marker gene for selection in both the host. That is, it can act as a shuttle vector because it is showing same efficiency whether it is used to transform your prokaryotic host or eukaryotic host. So the vector which can show same efficiency in two different hosts, that is in both the prokaryotic as well as the eukaryotic system, it is known as the shuttle vector. And in addition to this, as your yeast is a eukaryote, so you can express all those eukaryotic proteins which require your post translational modifications. There are certain proteins which require this post translational modification in order to be fully functional. So you can express all those eukaryotic proteins in your yeast artificial chromosome, as it is a eukaryotic model, so it will be performing your post translational modifications in order to make a functional protein molecule. Okay, so this completes our total lecture about the cloning vectors. In this lecture we studied about the plasmid molecule, phages, cosmid, phasmid and the artificial chromosome, and from here we came to know that these artificial chromosomes can be used to carry a insert size of a greater length. And in addition to these, further addition are your mammalian artificial chromosome or human artificial chromosome, which can carry an insert size of around 1 MB. Okay, here it was range up to 500 kb, and in case of mammalian artificial chromosome, this range can be extended up to 1 MB. Okay, so this completes our lecture about the cloning vectors, and I hope you would like the lecture.